बजा नहीं है। किसान अभी मरा नहीं, हमारा देश अभी लुटा नहीं और हमारी युवा पीढ़ी अभी बेरोजगार हुई नहीं है। किसान को पहले मरने दो, व्यापारी को हारने तो दो, इस देश को पहले लुटने दो, हमारे युवाओं को बेरोजगार होने तो दो, अलार्म को पहले बजने तो दो। अलार्म बजेगा फिर हम उठेंगे, फिर बहुत काम है हमें। हड़ताल करेंगे यहां, कैंडल मार्च करेंगे यहां, व्हाट्सएप पर गुस्सा भी दिखाना है, फेसबुक पर आग भी लगानी है, हंगर स्ट्राइक करेंगे, काले बैंड पहनेंगे। लेकिन जनाब फिलहाल अलार्म बजा नहीं है, इसीलिए अगला अलार्म बजने से पहले जागो भारत जागो, 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 जागो भारत जागो। यू कौन? आए हुए सभी दर्शकों का मैं संवाद थिएटर और संस्कार भारती चंडीगढ़ की ओर से स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना एक ऐसा देश है जो हमारे देश में घुसकर हमारे भारत देश की जड़ों को कमजोर बना रहा है। वो बॉर्डर पर हमारे फौजी भाइयों पर गुर्रा रहा है, उन्हें अपनी आंखें निकालकर दिखा रहा है। यहाँ तक कि चाइना एक ऐसा देश है जो हमारे भारत देश जैसी उभरती शक्ति को रोकना चाहता है और इसी पर आधारित है हमारा ये नाटक जागो भारत जागो। हाँ, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू, चलिया, चलिया तू।
हम पे ये भी थोड़ा बात, मार पेश करेंगे हम पे ये भी थोड़ा बात, पर अब न लुटेंगे, पर अब न लुटेंगे, पर अब न लुटेंगे, पर अब न लुटेंगे, क्योंकि हो गए तैयार भैया, हो गए होशियार, क्योंकि हो गए तैयार भैया, हो गए होशियार। तो भाइयों, हम भारतवासियों की शुरू से यह धारणा रही है कि चाइना का सामान भारत के सामान से अच्छा और सस्ता होता है, लेकिन ऐसा किसी भी सूरत में नहीं है। नहीं मानते? नहीं मानते। नहीं मानते? नहीं मानते। तो ये दिखाते हैं आपको। तो लो भाइयों, आ गया मैं चाइना के बाजार। पहले मेरे बड़े भाई साहब यहाँ आया करते थे, यहाँ से खूब चाइनीज माल लेकर जाते थे, जो भारत में हाथों हाथ बिक जाता था, जिससे हमारी होती थी चांदी ही चांदी। जी हाँ, चांदी ही चांदी। तो इस बार मैं आया हूँ तो सोच रहा हूँ कि इस बार सामान थोड़ा और सस्ते में लेके जाऊं। मेरा नाम चिन चिन चू, बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी है और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। आजा मैं तुझे लूट लूं। ये कौन बोल रहे हैं सर? नी हाउ नी हाउ। अरे मेम साहब, आप वही हैं जिनसे मेरे बड़े भाई साहब सामान लेकर जाते हैं? जी नी हाउ नी हाउ। अरे मेम साहब, आपने जो पिछली बार सामान भेजा था ना, वो हमारे भारत में हाथों हाथ बिक गया, उससे हमारा मुनाफा भी बहुत हुआ। तो इस बार मैं आया हूँ तो सोच रहा हूँ कि सामान थोड़ा और सस्ते में लेके जाऊं। जी नी हाउ। जी हमारा क्या, हम तो पहले घटिया मार देते थे, अब और घटिया दे देंगे। हैं? कौन बोले? मेम साहब बोले? नी हाउ। तो मेम साहब, इस बार मैं आया हूँ तो सोच रहा हूँ कि सामान थोड़ा और सस्ते में लेके जाऊं। और वैसे ये सामान हमारे भारत देश में मिलता है और इस चाइनीज माल से बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता है, पर क्या है ना कि उसमें हमारा थोड़ा मुनाफा कम होता है। वैसे अब इसमें देश का थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए तो हमारा क्या। तो मैडम जी, ये पकड़िए लिस्ट, इसमें चाइनीज माल जो भी है, बच्चे के खिलौने से लेके कॉस्मेटिक तक सब लिखा हुआ है। आप जल्द से जल्द इसे भारत पहुंचा दीजिए। जी नी हाउ नी हाउ। अब जाओ किस्मत पहुंच जाएगा। जी मेम साहब। हे फसा। अरे मैम साहब, ये कौन बोला? नी हाउ नी हाउ। तो लो भाइयों, आ गया मैं अपने देश भारत वापिस। और भाई, हम तो हैं होलसेलर, हमारा काम तो है भारत में लाकर चाइना सामान छोटी छोटी दुकानों में बांट देना। अब इसमें हमारी कोई सरदर्दी नहीं है, चाइनीज माल चले या ना चले, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अपना काम बनता भारत जाए चलता। तो ये तो थी व्यापार की बात। अब हम आपको लेकर चलते हैं हमारी दूसरी समस्याओं की ओर। हाँ। ले भाई बंटी, पढ़ाई तो हो गई खत्म, अब आगे नौकरी का क्या सोचा है? भाई नौकरी वोकरी छोड़, हम तो करेंगे बिजनेस। खुद भी काम करेंगे और दूसरों को भी काम देंगे। तो कौन सा बिजनेस सोचा? भाई मैंने सोचा है कि कॉस्मेटिक का बिजनेस करूं। अब दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये लड़कियां मेकअप करना कभी नहीं छोड़ेंगी। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा ये तो तुमने। क्या खाम ठीक कहा? अरे घर जाकर देखा तो माँ की मेहंदी, चाइनीज बीवी की लिपस्टिक, चाइनीज और तो और उन्हें ये भी कहते हुए सुना के ईस्ट और वेस्ट चाइना इज द बेस्ट। पर चाइनीज सामान में ऐसा है क्या? अरे भाई सस्ता है और लोग और कोई सामान लेना भी नहीं चाहते। अच्छा, तो फिर क्या सोचा? फिर मैंने सोचा है कि टॉयज का बिजनेस करूं। अब बच्चे तो खेलना छोड़ नहीं सकते, ये बात तो पक्की है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा। बच्चे तुम्हारे हैं या हमारे? खेलना थोड़ी ना छोड़ते हैं। अरे क्या था ठीक कहा, ये भी नहीं चला। सर्वे किया तो पता चला कि पिछले साल भारत की 50% कंपनियां चीनी टॉयज की वजह से बंद हो गई। क्या? हाँ, 50%। और तो और ये भी पता चला कि पिछले साल 2000 लघु और मध्य उद्योग भी बंद हो गए। 2000? जी हाँ, 2000, जिसके कारण हमारी बहुत सी युवा पीढ़ी बेरोजगार हो गई।
अरे भाई ये तो बहुत बुरा हुआ। बुरा तो हुआ, मुझे तो समझ में नहीं आता कि बच्चे हमारे टॉयज चाइनीज, दिवाली हमारी दिए चाइनीज, रक्षाबंधन हमारा राखी चाइनीज, होली हमारी रंग चाइनीज। अरे भाई रंग धोते मुझे याद आया, तुझे एक बात बतानी थी। हाँ हाँ बता। चल छोड़ सीधा दिखाता हूँ। अरे भाई ये रंग कितने का दिया? जी ये 50 रुपए का है मैडम। क्या 50 रुपए? ऐसा क्या है इसमें? ये हमारे भारत देश में बना शुद्ध ऑर्गेनिक रंग है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अरे भैया यार ज्यादा ना बनाओ, मैंने भी बहुत होली खेली है, इतने महंगे रंग नहीं होते। अच्छा ये अजीब सी भाषा में लिखते हैं, ये वाला रंग कितने का है? ये जी चाइनीज रंग है और इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। गारंटी वारंटी को मारो गोली, हमें क्या, हमें तो होली खेलनी है। आप ये वाला रंग दे दो, लो 20 रुपए। ले आओ जी, ये पकड़ो जी। होली है, होली है, खिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, होली के दिन खिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। अरे ये क्या है? बड़ी खुजली और जलन हो रही है। अरे क्या करूं यार? अरे बहन डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ क्या कर रही हो? हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी जाओ। डॉक्टर देखिए ना ये क्या हो रहा है, हाथ में खुजली और बहुत जलन हो रही है। अरे ये क्या हुआ? ये क्या कर लिया तुमने? अरे वो चाइनीज रंगों से ना होली खेल ली। अरे ये चाइनीज रंगों का साइड इफेक्ट है। चाइनीज, ये लो ट्यूब लगा लो, इससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। वो सब तो ठीक है लेकिन ये है कितने की? मात्र 1200 रुपए। 1200 रुपए? हाँ। इतनी महंगी? अरे मैडम, ये चाइनीज रंगों का साइड इफेक्ट है तो चाइनीज ट्यूब से ही ठीक होगा। सही Put कह in the box, put in the box। काश मैं उस दिन हिंदुस्तान में बने हुए रंग ले लेती, कम से कम मेरे 1200 रुपए तो बच जाते। अच्छा मैंने जिनको रंग लाया था उनका क्या होगा? अरे डॉक्टर साहब रुकिए, अभी और आएंगे, थोड़ा संभल के रहिएगा, ठीक है? ठीक है ठीक है। हाँ। लुट चुके हैं, लुट चुके हैं, लुट चुके हैं, लुट चुके हैं, अरे लुट चुके हैं गफलत में हम पहले कई बार, लुट चुके हैं गफलत में हम पहले कई बार, पर अब न लुटेंगे, पर अब न लुटेंगे, और अब न लुटेंगे, पर अब न लुटेंगे। क्योंकि हो गए तैयार भैया, हो गए होशियार, क्योंकि हो गए तैयार भैया, हो गए होशियार। चीनी घटिया माल बेचकर बनते साहूकार, देश के काम धंधों का तो हो गया बंटाधार, चीनी घटिया माल बेचकर बनते साहूकार, देश के काम धंधों का तो हो गया बंटाधार, भैया हो गया बंटाधार, अरे बाबू हो गया बंटाधार। अपना किसान मर रहा देखो बारंबार, अपना किसान मर रहा देखो बारंबार, लूट ली खेती लूटना चाहते कारोबार, लूट ली खेती लूटना चाहते कारोबार, पर अब न लुटेंगे, पर अब न लुटेंगे, पर अब न लुटेंगे, पर अब न लुटेंगे। क्योंकि हो गए तैयार भैया, हो गए होशियार, क्योंकि हो गए तैयार भैया, हो गए होशियार, क्योंकि हो गए तैयार भैया, हो गए होशियार, क्योंकि हो गए तैयार भैया, हो गए होशियार। तो देखा भाई, जिस बीमारी को चाइना ने हमारे देश में भेजा उसका इलाज भी चाइना भेजता है और फिर उन्हीं चाइनीज प्रोडक्ट से वो आधुनिक हथियार बनाता है और सीमाओं पर खड़े हमारे उन सैनिकों पर घुर्राता है। हम भारत माता के बेटे हैं, किसी से डरते नहीं हैं। चाइना, तू चाहे अपने बाप को बुला ले, हम पीछे नहीं हटेंगे। ले अब बच इस हिंदुस्तानी गोली से। Oh my God! इन चीनी दरिंदों ने फिर हमारे देश के एक सैनिक को शहीद कर दिया। अब हमें ही कुछ करना होगा। मैं फेसबुक पर जाकर आग लगाता हूँ
नौजवान सिपाहियों को श्रद्धांजलि देनी होगी। हम सब अभी जाकर प्लाजा पर इकट्ठे होते हैं। हमें कैंडल मार्च निकालना होगा। हाँ हाँ, हमें कैंडल मार्च निकालना होगा। हाँ हाँ चलो, हाँ हाँ चलो चलो। मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे मैडम साहब, आपको नहीं पता कि हमारे भारत और चीन बॉर्डर पर हमारा एक और नौजवान सैनिक शहीद हो गया, उसी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अच्छा, श्रद्धांजलि दे रहे हो? और वो कैसे? कैंडल जलाकर। उसी कैंडल को जलाकर जो चाइना से एक्सपोर्ट हुई है। अब ये पैसा फिर से चाइना के पास जाएगा और फिर वो खतरनाक हथियार बनाएगा और फिर वो हमारे सिपाहियों को मारेगा। अगर श्रद्धांजलि देना ही चाहते हो तो शुद्ध देसी घी के दियों से दो। बिल्कुल सही कहा मैडम जी आपने। अरे हम ये क्यों नहीं सोचते कि जब हमारे घर का एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, हम उसे कितने डॉक्टरों को दिखाते हैं, उसे ठीक करने का हर संभव प्रयास करते हैं। वही जब एक फौजी भाई का शव उसके घर पहुंचता होगा तो उसके घर वालों पर क्या बीतती होगी, ये सोचा है? हम घर बैठे चाय पीते हुए बड़े आराम से कह देते कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने कुछ नहीं किया। अरे भाइयों, सरकार की भी अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं जिनके तले उसे दबे रहना होता है। अगर हम 125 करोड़ देशवासी ये सोच लें कि उस चाइना के सामान में हमारे भारत के सिपाही की मौत छुपी है, तो हम खुद ही उस सामान को लेना बंद कर देंगे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल नहीं कहा आपने। बिल्कुल। पिछले साल भारत ने चीन को 3,306 अरब रुपए दिए और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द चीन भारत के ही पैसे से तरक्की करता चला जाएगा और हमारा देश पिछड़ता चला जाएगा। इस नाटक के माध्यम से हम आप लोगों से अपील करते हैं कि आप भारत में बने सामान का इस्तेमाल करें और चीन के सामान का बहिष्कार करें और अपने सगे संबंधियों को ऐसा करने की सलाह दें। आप सबको अपील की जाती है कि आप निजी तौर पर और अपने संगठन के तौर पर एक प्रस्ताव पारित करें और जल्द से जल्द उसे केंद्र सरकार को भेजें। मेरी सारे दुकानदारों से यही अपील है कि अपने दुकान में हिंदुस्तान के बनाए हुए प्रोडक्ट्स ही रखें और ग्राहक को भी उसी प्रोडक्ट्स का यूज करने की सलाह दें। देश के युवा वर्ग से अपील की जाती है कि वो सोशल मीडिया पर भारत की चीन विरोधी नीतियों का समर्थन करे और चाइना को भारत से खदेड़ दे। कोरोना जैसी महामारी फैलाकर चीन ने अपना असली रूप पूरी दुनिया को दिखा दिया है। उसने न केवल भारत को अपितु पूरे विश्व को ही थाम कर रख दिया है। अरे इस कोरोना महामारी ने ना जाने कितने लोगों की जान ली, ना जाने हमारे भारत के कितने युवाओं की नौकरी छीन ली। अरे कम से कम हमें अब तो समझ जाना चाहिए। तो आओ हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम चाइनीज प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। चीनी घटिया माल बेचकर बनते साहूकार, देश के काम धंधों का तो हो गया भंडार। चीनी घटिया माल बेचकर बनते साहूकार, देश के काम धंधों का तो हो गया भंडार। हो गया भंडार, हो गया भंडार। अपना किसान मर रहा देखो बारंबार, अपना किसान मर रहा देखो बारंबार। लूट ली खेती लूटना चाहते कारोबार, लूट ली खेती लूटना चाहते कारोबार। पर अब न लुटेंगे, पर अब न लुटेंगे, पर अब न लुटेंगे, पर अब न लुटेंगे। क्योंकि हो गए तैयार भैया, हो गए होशियार। क्योंकि हो गए तैयार भैया, हो गए होशियार। क्योंकि हम हैं तैयार भैया, हम हैं होशियार। क्योंकि हम हैं तैयार भैया, हम हैं होशियार। सीमाओं पे छुप छुप करते हैं ये सैनिकों पे वार, आतंकियों को गुपचुप भेजे देकर हथियार। सीमाओं पे छुप छुप करते हैं ये सैनिकों पर वार, आतंकियों को गुपचुप भेजे देकर हथियार। देकर हथियार, देकर हथियार। हम पाकिस्तान का साथ देकर बनते उसके यार, पाकिस्तान का साथ देकर बनते उसके यार।
संवाद थिएटर ग्रुप चंडीगढ़ एवं संस्कार भारती चंडीगढ़ की तरफ से धन्यवाद। तो आ गए आप लोग। नमस्कार, मेरा नाम है अनुष्का और आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका नाम है पोस्ट मास्टर। इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो नौकरी लगते ही पोस्ट मास्टर को ओलापुर गांव जाना पड़ा। गांव बहुत मामूली है और पास ही एक नील की कोठी है और नील की कोठी के मालिक ने बड़ी ही मुशक्कत के बाद यहाँ एक पोस्ट ऑफिस कायम कराया है। हमारे पोस्ट मास्टर जी का बचपन बीता है कलकत्ते में। पानी में से मछली को निकालकर अगर किनारे पर रख दिया जाए जैसी उसकी हालत होती है, इस गांव में आकर पोस्ट मास्टर की भी बिल्कुल वैसी ही हालत हो गई थी। कोठी के जो गुमाश्ता और नौकर वगैरह हैं, उनके पास इतनी फुर्सत ही नहीं कि वह किसी से बात करें और पोस्ट मास्टर मेलजोल के लायक भी नहीं, क्योंकि कहते हैं कि कलकत्ते के लड़कों को मेलजोल करना आता ही नहीं है। अपरिचित स्थान पर या तो वह जाकर उद्धत हो जाते हैं या गुमसुम बने रहते हैं। यही कारण है कि पोस्ट मास्टर का गांव के लोगों से कुछ खास मेलजोल नहीं हो पाया और हाथ में इतना काम भी नहीं कि उसमें व्यस्त रहें। कभी कभी कुछ कविताएं लिखने की कोशिश जरूर करते हैं और उसमें ऐसा भाव प्रकट करते हैं जैसे प्रकृति के पेड़ पौधों और फूल पत्तियों में ही सारा जीवन सुख से बीता जा रहा हो। यदि अलिफ लैला का कोई दैत्य आकर इन पेड़ पौधों और फूल पत्तियों को काट कर यहाँ पक्की सड़कें बना दे और पंक्तिवार लंबी इमारतें खड़ी कर दे, तो इस अधमरे इंसान को भी नवजीवन मिल जाए। पोस्ट मास्टर की तनख्वाह बहुत थोड़ी है और उसी में रांध कर खाना पड़ता है। एक बिना माँ बाप की बच्ची उनके साथ रहती है जो उनके घर का काम काज कर दिया करती है। लड़की का नाम है रतन। शादी की कोई गुंजाइश लगती नहीं और उम्र है 12 से 13 वर्ष। संध्या होते ही जब झिंगुर बोलने लगते हैं और गांव के नशेबाज जब ढोल मंजीरा बजाकर गाना गाने लगते हैं, तो यहाँ पोस्ट मास्टर के दिल में भी एक हृदकंप सा पैदा होता है। घर के कोने में दिया जलाकर पोस्ट मास्टर आवाज लगाता है, रतन, ओ रतन। पहली बारी में कभी नहीं सुनती, दूसरी बारी में दौड़ कर जाती है और कहती है, क्या है बाबूजी, क्यों आवाज लगाते हो? इतने में पोस्ट मास्टर कहता है, क्या कर रही थी, आवाज नहीं सुनी मेरी? रतन कहती है, जी बस रोटी सेकने जाऊंगी। इतने में पोस्ट मास्टर कहता है, रोटी बाद में सेकना, जा पहले हुक्का तो भर ला। रतन फटाफट जाती है और हुक्का भर कर ले आती है। हुक्का उसके हाथ में देती है और दोनों बैठ जाते हैं। दोनों एक दूसरे की दिल की बातें करते हैं। इसी में भावुक हो पोस्ट मास्टर अपने घर की बातें तक कह जाता है जो वह किसी से नहीं करता। अपनी माँ, जीजी, भैया सबकी बातें करता है और ये बातें सुन रतन भी उसके माँ बाप को अपनी माँ, जीजी, भैया ही कहने लगती है। उन्हीं नाम से उन्हें पुकारने लगती है और यूं ही रात कब बीत जाती पता ही न लगता। यूं ही कुछ दिन हफ्ते गुजरे और एक दिन बाहर रतन बैठी अमरूद खा रही थी। पोस्ट मास्टर ने आवाज लगाई, रतन, ओ रतन। आवाज सुनते ही रतन भागी आई और बोली, क्या हुआ बाबूजी, कुछ काम है क्या? इतने में पोस्ट मास्टर कहता है, आ तुझे कुछ पढ़ाता हूँ, पढ़ाई लिखाई करेगी तो आगे कुछ बन जाएगी। एक सप्ताह में पोस्ट मास्टर ने उसे युक्ताक्षर तक पढ़ा दिया। यूं ही दिन गुजरे। एक दिन रतन किवाड़ पर बैठी पोस्ट मास्टर की आवाज का इंतजार कर रही थी। काफी देर जब आवाज नहीं आई तो उसने सोचा, मैं अंदर जाकर देख आती हूँ। दबे पांव से अंदर जाकर उसने देखा कि पोस्ट मास्टर सो रहा था, तो उसने सोचा कि वह बाहर चली जाती है। धीरे धीरे बाहर जाने ही लगती है कि इतने में आवाज आती है, रतन, ओ रतन। आवाज सुनते ही दौड़ कर रतन वापस आती है और कहती है, क्या हुआ बाबूजी, सब ठीक तो है? तुम तो सो रहे थे ना? इतने में पोस्ट मास्टर कहता है, आज थोड़ी तबीयत ठीक मालूम नहीं होती, जरा यहाँ आकर तो देख, कहीं बुखार तो नहीं? इतने में रतन आकर पोस्ट मास्टर के माथे पर हाथ रखकर देखती है और एहसास करती है कि पोस्ट मास्टर को काफी तेज बुखार है। बिना किसी देरी वह भाग कर जाती है और वैद्य को ले आती है। सारी रात बैठे वह पोस्ट मास्टर की देखभाल करती है और सवेरे उठते ही खाना पीना टाइम से दे देती है। इतने में पता नहीं पोस्ट मास्टर के दिमाग में ऐसा क्या ख्याल आता है
वो कहता है, अब यहाँ और नहीं रहूंगा। एक्शन। ना काम ज्यादा है और ना ही कमाई। सोचता हूँ आज ही जाकर तबादले की अर्जी दे आऊं। ये सुनते ही रतन का मन कुछ मायूस सा हो जाता है, पर वह नजरअंदाज करके घर के कामों में लग जाती है। 1-2 दिन बीतते हैं और पोस्ट मास्टर कहता है कि मेरे तबादले की अर्जी नकार दी गई है। मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा अपनी माँ के पास। ये बात सुनते ही रतन कहती है, कहाँ जाओगे बाबूजी? तो इतने में पोस्ट मास्टर कहता है, और कहाँ, अपने घर, अपनी माँ और जीजी के पास। अब यहाँ मन नहीं लगता। ये सुनते ही रतन का मन बिल्कुल टूट सा जाता है। कुछ देर चुप्पी थामने के बाद रतन बहुत हिम्मत करके पूछती है, बाबूजी, मुझे भी साथ ले चलोगे क्या? पोस्ट मास्टर हल्की सी मुस्कुराहट से कहता है, ये कैसे हो सकता है रतन? मुस्कुराहट के साथ कही हुई उस बात को सारी रात सोचती रहती है कि ये कैसे हो सकता है। रात बीतती है। अगले दिन पाँव फटते ही वह पानी भरकर रख देती है, क्योंकि उसे पता था कि आज पोस्ट मास्टर ने चले जाना है। फिर भी वह कोशिश करती है कि उससे कहे कि बाबूजी, मुझे भी साथ ले चलो, पर इस बार हिम्मत नहीं जुटा पाती। इतने में पोस्ट मास्टर उठकर अपनी तैयारियां करने लगता है, अपना बक्सा पैक करता है और तैयार हो जाता है जाने के लिए। जाते जाते वह रतन से कहता है, मैं तेरे लिए कुछ खास कर तो नहीं पाया, पर मैं आने वाले पोस्ट मास्टर से जरूर कह जाऊंगा कि तेरा ख्याल रखे। अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे निकाल कर वह रतन को देने लगता है, और रतन ये देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, नहीं बाबूजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बोलते ही रतन वहां से भाग जाती है। पोस्ट मास्टर को थोड़ा अचंभा होता है, पर देरी होने के कारण वह फटाफट निकल जाता है। वहां पोस्ट ऑफिस के बाहर रतन पोस्ट मास्टर का इंतजार कर रही होती है कि शायद वह वापस आ जाए। और यहाँ पोस्ट मास्टर के मन में एक बार ये ख्याल आता जरूर है कि मैं वापस चला जाऊं, पर तब तक नाव गांव के बाहर निकल चुकी थी। रतन एक ऐसे भ्रांति जाल में फंस चुकी थी जिससे निकलना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया था। लोग आजकल ऐसे भ्रांति जालों में आम फंस जाया करते हैं और उससे निकल नहीं पाते, और निकलते ही वह तैयार हो जाते हैं दूसरे भ्रांति जाल में फंसने के लिए।